नमस्कार। जीएस अफेयर्स के वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे एवं उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, चीनी तीर्थयात्री ह्यून-त्सांग किसके शासनकाल में आया था? आंसर है हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्यून-त्सांग है जो भारत आया था। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी पुस्तक हर्षचरित किसने लिखी थी? आंसर है बाणभट्ट। यानी बाणभट्ट ने लिखा था। जो राजा हर्षवर्धन के जीवन पर जो लिखित पुस्तक है जो जिसका नाम है हर्षचरित, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक बाणभट्ट है। तो नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सातवाहन वंश की स्थापना जो किया था वो सिमुक नामक व्यक्ति ने किया था। कब किया था? तो 65 ईसा पूर्व किया था। तो 65 ईसा पूर्व ने किसने किया था? सिमुक ने किया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? आंसर है पुलकेशिन प्रथम। यानी पुलकेशिन प्रथम के द्वारा ही चालुक्य वंश की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, काहलुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आंसर है बटापी। यानी बटापी पर ही काहलुक्य वंश की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट है, 619 ईस्वी में किस शिलालेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया? आंसर है ऐहोल शिलालेख। यानी ऐहोल शिलालेख के अनुसार जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, वो कब का बात है? 619 ईस्वी में ही शिलालेख के अनुसार, यानी ऐहोल शिलालेख के अनुसार ही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? आंसर है सिंह विष्णु। यानी पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा कब करी गई थी? तो 560 ईस्वी में करी गई थी। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा। तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा कब? तो 560 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कांची के महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर के तट पर निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा। तो कांची के महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर के तट का निर्माण किसने कराया था? उसका तट का निर्माण पूछ रहा है। यानी कोस्टल एरिया जो तट होता है उसका निर्माण किसने कराया था? आंसर है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो आंसर है कृष्ण प्रथम। यानी कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक राष्ट्रकूट राजा हैं। यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक एवं शेयर करिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो अल्पमत का प्रतिनिधि का किसने कहा था? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कांग्रेस को, जो उसकी स्थापना 1885 में हुई थी एओ के द्वारा, वो उसको लॉर्ड डफरिन ने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था भारत को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? आंसर है जॉर्ज पंचम। यानी जॉर्ज पंचम पहले ब्रिटिश सम्राट हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे। केसरी याद रखिएगा, बाल, ये बाल हुआ, बाल जो हेयर ऊपर में रहता है, तो ये केस उसी को भी केस बोला जाता है, उसका साइन हो केसरी
तो केस याद रखिएगा, केस समाचार पत्र। केस से याद रखिएगा बाल, बाल का ही साइनो केस होता है, केस ही कहा जाता है बाल को भी। तो इसका केसरी से याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, केसरी का संपादक। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? आंसर है लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल के कार्यकाल में ही शिमला सम्मेलन यानी शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है लंदन में। तो लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? आंसर है अहमदाबाद में। तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कराया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में यानी गुजरात में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? आंसर है बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने ही 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था उन्होंने, यानी किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? आंसर है सैन फ्रांसिस्को में, यानी गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का क्रांति जब भारत में चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था वहाँ के प्रधानमंत्री। तो आज इसके बाद क्वेश्चन के बाद फिर देखेंगे प्रमुख राजवंश एवं उसके संस्थापक कौन सा वंश है, जैसे नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इसका संस्थापक कौन है? तो प्रथम है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो हर्यक वंश का बिंबिसार, नंद का महापद्मनंद, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य एवं गुप्त का श्रीगुप्त, यानी गुप्त का श्रीगुप्त। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश की संस्थापक कौन है? गोपाल। पल्लव वंश की सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य कल्याणी वंश तैलप द्वितीय। चोल वंश विद्यालय। सेन वंश सामंत सेन। कौन कौन? पाल वंश गोपाल, पल्लव वंश सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग, चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य दो गो है, बतापी और कल्याणी। तो बतापी का पुलकेशिन प्रथम है और कल्याणी का तैलप द्वितीय है। नेक्स्ट है चोल वंश विद्यालय, ये तो याद रहता ही है। सेन वंश सामंत सेन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका आंसर है नागभट्ट। नेक्स्ट है चौहान वंश वासुदेव। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, चौहान वंश वासुदेव के द्वारा एवं गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट कुछ देखते हैं तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, सैयद वंश खिजर खान, लोदी वंश बहलोल लोदी, विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का, बहमनी साम्राज्य हसन गंगू, मुगल वंश बाबर। कौन कौन? मुगल वंश बाबर, बहमनी साम्राज्य हसन गंगू, विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का, लोदी वंश बहलोल लोदी, सैयद वंश खिज्जर खान, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति, जिस प्रकार वीरभूमि, राजघाट, ये सब किनका है समाधि स्थल, इसके बारे में देखेंगे। इससे भी प्रत्येक प्रश्न एक दो प्रश्न बनता ही है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये पॉपुलर हो जाता है। राजघाट महात्मा गांधी का, राजघाट महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट है नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चैत्रभूमि BR अम्बेडकर, चैत्रभूमि भीमराव अम्बेडकर। करमभूमि शंकर दयाल शर्मा, करमभूमि शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि KR नारायण, उदय भूमि KR नारायण। अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अब कुछ हम पृथ्वी से रिगार्डेड कुछ सामान्य ज्ञान देखेंगे, यानी उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे, यानी पृथ्वी अर्थ से संबंधित। तो हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते हैं फिर नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में कुछ देखते हैं। तो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है, यानी कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। नेक्स्ट है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन स्थित है, तो जीवन किस पे स्थित है, पृथ्वी पर। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन स्थित है, तो ये पृथ्वी पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी का स्थान 5वां है। सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कितना है, 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 27,756 किलोमीटर। तो कितना है पृथ्वी का व्यास, विषुवतीय व्यास 27,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, वो ध्यान रखिएगा। विषुवतीय व्यास उसका है 12,756 एवं ध्रुवीय व्यास इसका है 12,714। वो ये 14 है, ये 56 है, बाकी 12,700 12,700 दोनों में सेम है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, तभी दिन रात होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करता है, तो किस रफ्तार से करता है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब 1 घंटा में 1610 किलोमीटर वो करता है। लेकिन अगर समय के बारे में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, समय कितना है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, आंसर है घूर्णन, यानी घूर्णन गति के द्वारा जो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, इसी के अनुसार दिन और रात होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी कि किस गति से चाल बनते हैं, यानी साल बनते हैं, तो परिक्रमण, आंसर है परिक्रमण। जब पृथ्वी परिक्रमा करता है उसी से साल बनता है, साल का निर्माण नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर, इस साल। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी का कितना समय लगता है, आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 46 सेकेंड। यानी टोटल जो ये लगता है उसमें 365 दिन 6 घंटे। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। यानी टोटल अगर आप मोटे तौर पर कहा जाए तो 365 दिन एवं 6 घंटे। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, ये सौर वर्ष कहते हैं, आंसर है सौर वर्ष। सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी को सूर्य के का एक चक्कर जो परिक्रमा करना पड़ता है, उस परिक्रमण बाद जो वक्त लगता है उसको सौर वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो आंसर है 6 घंटा। 6 घंटा प्रत्येक बार में ये इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, आंसर है शुक्र ग्रह। यानी आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके जैसा दिखती है, तो ये शुक्र की तरह दिखती है। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह ही कहा जाता है किस कारण से, पानी की उपस्थिति के कारण से, यानी पानी का उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद अगर कहा जाए तो पृथ्वी की सबसे निकट का तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आंसर है चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है
चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर है सीनोलॉजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सीनोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन को, यानी चंद्रमा के अध्ययन को मुख्य तौर पर क्या कहा जाता है? सीनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर है शांति सागर। यानी देखो, चंद्रमा पे तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा कहने वाले, देखो शांति सागर कहा जाता है धूल के कण को। वहाँ का धूल के कण को क्या कहा जाएगा? प्रदूषण कहा जाएगा कि प्रदूषित हो गया है देश। यानी जिस जगह पे धूल कण उड़ रहा है वहाँ से लोग साइड होके निकल लेते हैं। तो चंद्रमा पर धूल कण को क्या कहा जाता है? शांति का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है चंद्रमा को। यानी जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? आंसर है सूर्य की रोशनी से। यानी सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है टाइटेनियम की। यहाँ पर टाइटेनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? आंसर है 57%। यानी 57% भाग ही पृथ्वी से, जहाँ से हम लोग रहते हैं, वो चंद्रमा का उतना ही पार्ट देख पाते हैं, जिसको कितना कहा जाता है? 57% कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिन में करता है? तो कितने दिन में करता है? आंसर है 27 दिन 8 घंटे। यानी 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कर लेता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये देखिए पूछा, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, ये याद रखिएगा। आंसर है लिबनिट्ज पर्वत। यानी लिबनिट्ज पर्वत क्या है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर है नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एटिल। तो एडविन और एडिल के द्वारा ही एवं नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचा गया था, सर्वप्रथम कदम रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1669 में रखा गया था। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो यह आंसर अभी आई था, वही 1669 में, यानी 21 जुलाई 1669 को ही नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले यात्रियों किस यान से गए थे? ये प्रश्न ही भी इम्पोर्टेंट है। किस यान जिसे गए थे वो? तो इस यान का नाम है अपोलो 11। अपोलो 11 से ही चंद्रमा पर पहली बार पहुंचे थे। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे 1969 में। किस यान से गए थे? अपोलो 11 से ही गए थे। नेक्स्ट है, प्रकाश चक्र क्या है? आंसर है वह वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। तो पृथ्वी का जो लाइट और डिसलाइट का, जो अंधेरा का एवं डार्क का जगह है, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित, जो प्रकाशमय है यानी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, जो किस हिस्से में बांटती है, जो काल्पनिक रेखा है, तो उसी को प्रकाश चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी परिभ्रमण कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसी से क्या होता है? दिन रात होता है। नेक्स्ट है, किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? कहता है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। यानी जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट है, एप्साइड रेखा क्या है? तो आंसर है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे
अपसाइड रेखा कहा जाता है, यानी इसी को अपसाइड रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के केंद्र से गुजरते हैं, क्या कहलाते हैं? अपसाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है उपसौरिक क्या है? क्वेश्चन में ये सब से आता है। उपसौरिक के बारे में कथन सही कीजिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आप ये अगर ये पढ़े हैं तो इसमें से आप टिक करके आंख बंद करके चलाएंगे। तो नेक्स्ट है उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे उपसौरिक कहते हैं। यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है जो मिनिमम हो जाती है, यानी कम जाती है, इसे क्या कहते हैं? उपसौरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है अपसौरिक। ये देखिए उपसौरिक एवं अपसौरिक दोनों आपको हम बता दिए हैं, दोनों कौन क्या क्या है। तो उपसौरिक है जो 3 जनवरी को, एवं अपसौरिक है जो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से यानी कुछ दूर चली जाती है, यानी कुछ दूर चला जाता है और सट जाता है। दो काम तो ये होता है, या तो दूर गया या तो नज़दीक गया। तो नज़दीक आया तो उपसौरिक और दूर गया तो अपसौरिक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। क्या है अक्षांश? एक ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। आंसर क्या है? विषुवत रेखा। नेक्स्ट है देशांतर क्या है? तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो देशांतर क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, कहाँ से कहाँ? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन इसके अभी तुरंत बताए थे क्या? अक्षांश रेखा। कैसे कैसे रहता है? 53 से 56 ऐसे, यानी अक्षांश रहता है ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई। देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल का बात है। तो अक्षांश रेखा जो है हॉरिजेंटल है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी में एवं दक्षिणी में। उसी तरह देशांतर है, देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि इस अवस्था में रहता है देशांतर, इस अवस्था में रहता है अक्षांश रेखा। यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा। ये अगर तीनों की बात की जाए तो तीनों एक ऐसा द्वीप है, देश है, जहाँ से तीनों गुजरती है। तो ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से तीनों गुजरती, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं अक्षांश रेखा, तीनों। तो नेक्स्ट है किसी देश स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? आंसर है देशांतर, यानी किसी स्थान का समय जो ज्ञात करने का परिस्थिति है किस पे? वो देशांतर पे। यानी देशांतर किस कौन बताए थे? अक्षांश जो है हॉरिजॉन्टल रहता है, देशांत वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे। नेक्स्ट है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? आंसर है गोरे। कितना बढ़िया नाम है, गोरे है। तो क्या है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, यानी 2 देशांतर रेखा इधर और इधर एक देशांतर रेखा, इसके बीच की जो दूरी है, ये पूरा बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण क्या है? तो अब देखेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब देखेंगे क्या है। करा जब किसी दिन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कहता है ना हम दोनों के बीच में नहीं आए ना। अगर दोनों के बीच में कोई आ गया तो समझो ग्रहण लग गया है ना। 2 को व्यक्ति बात कर रहा है, 2 व्यक्ति में तीसरा कोई टपक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका दिन खराब है। तो उसी की तरह से, अरे कौआ भाई निकलो यहाँ से, कौआ भी यहीं पे आके। तो सूर्य जो क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य की चमक सतह की चंद्रमा की जो चमक है वो इधर से वजह से दिखाई नहीं देती है, यानी कि इसको दिखना थोड़ा बंद हो जाता है, आधा दिखना बंद हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं।
तो क्या है, फिर से हम बता देते हैं। जब किसी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ये चमकना एक सतह का चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देता है। जो सूर्य का एक सतह होता है जो चंद्रमा आने से नहीं दिखाई देता। इधर हम खड़ा है, इधर कोई और खड़ा है, बीच में कोई और आ गया, तो इसके एवज में कौन छेक लिया, ये छेक लिया, छेकने से इसका दिखाई नहीं देगा, तो ये वजह से दिखाई नहीं देता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन, याद रखना अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण क्या है? तो इसका चंद्र ग्रहण क्या है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो अमावस्या के दिन, है ना, क्या बताए थे, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। किसके किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। जब ग्रहण किसे कहते हैं? जब दोनों के बीच, दो के बीच में तीसरा कोई टपक जाए, उससे कि ग्रहण लग जाता है। आदमी भी होता है कि आज ग्रहण लग रहा है, कुछ होने वाला है, तो दो आदमी के बीच में कोई तीसरा आदमी टांग अड़ा देता है, तो क्या बोलता है? ग्रहण लग रहा है उसका। तो इससे बीच में चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो इसका ग्रहण लग जाता है। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो इसमें सूर्य की रोशनी जो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है पूर्ण तरह से, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण ही कहते हैं, है ना। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा को रात में। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। तो चलेंगे नेक्स्ट पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, क्या बताए थे? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो ये अक्षांश रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट है कुछ शब्द है, मतलब क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। ये क्रिकेट से कुछ शब्द है जो हर एक बार में कहीं ना कहीं क्रिकेट से संबंधित एक दो प्रश्न रहता ही है। तो रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रनर जो शब्द है उसका संबंध है क्रिकेट से, यानी क्रिकेट से रनर शब्द का संबंध है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये पटियाला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो तानिया सचदेव है जो शतरंज के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करी है। तो शतरंज के क्षेत्र में कौन? तानिया सचदेव। नेक्स्ट है, राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है पोलो, यानी पोलो से किसका संबंध है? तो राधा मोहन का संबंध पोलो से है। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है, कितना होता है इसमें? तो 47 फुट होता है पॉपिंग क्रीज का माप। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक ही बार बार कितने साल के अंत में आता है? तो 4 साल अंतराल में आता है। 4 साल बाद हुआ, फिर 4 साल बाद अगले बार होगा, फिर 4 साल बाद अगले बार होगा। 4-4 साल के बीच में अंतराल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। किसका संबंध है? फुटबॉल से यूरो कप का संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। आंसर है सीके नायडू, जो प्रथम क्रिकेट कप्तान थे, यानी प्रथम टेस्ट का कप्तान थे कि कौन? सीके नायडू। तो सीके नायडू। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? तो आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? आईसीसी पुरस्कार को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? यानी राष्ट्रमंडल खेल कब से आरंभ हुआ था? प्रथम खेल कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। अब कुछ फिर से वही क्वेश्चन है, अलग है। यानी थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से किसका है? थॉमस का कप संबंध। नेक्स्ट है, टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो टर्मिनेटर को नाम से जाना जाता है किसको? हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को कौन सी नाम से जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से। नेक्स्ट है, विलियम जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन है जो विलियम जूनियर खिताब जीती है? वो सानिया मिर्ज़ा है। कौन है? सानिया मिर्ज़ा। क्या है? विलियम जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम है, उसके बाद महिला खास करके इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में।
तो नेक्स्ट है हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? तो IHF यानी हॉकी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे संस्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में अवस्थित है। अभी ऊपर में हम बताए इसके बारे में, पटियाला में अवस्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेक्स्ट है बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई ये तैर रहे हैं, तैरना संबंध है, यानी तैराकी से संबंध है बटरफ्लाई का। नेक्स्ट है बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये कटक में है। बाराबती स्टेडियम कटक में, कहाँ पे? उड़ीसा में, कटक में है। नेक्स्ट है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, इसका आंसर होगा गोल्फ। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कितनी होती है? 26 किलोमीटर। नेक्स्ट है बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से, यानी हॉक दो। किसको हॉक दो? बेटा को हॉक दो, यानी हॉकी से संबंधित है बैटन कप का संबंध। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। क्या नाम है? गोल नाम है उसका। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। किसकी शुरुआत हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, यानी डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से किसका संबंध है? डबल फॉल्ट का। यानी अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट GS का प्रश्न है विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी है ना, बेरी किससे कमी से होता है? विटामिन B की कमी से। B है भी इधर बेरी, इसलिए विटामिन B का कमी से बेरी होता है। विटामिन C में कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी किससे होती है? विटामिन C में। नेक्स्ट है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C, यानी विटामिन C खट्टा होता है, दूध में नहीं होता है। विटामिन C को स्कर्विक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा? विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य का प्रकाश। रिकेट्स होता है जहाँ तहाँ हड्डियाँ मुड़ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, वो रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन K। आंसर है विटामिन K। नेक्स्ट है विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है बंजापन, यानी विटामिन E की कमी से बंजापन होता है। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? A और E, है ना, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना, NaCl का सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। नेक्स्ट है धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, है ना, धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बना है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से पीतल बना है। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन D का। तो इसी के साथ इस GK के प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर प्रश्न है उसका सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अभी तुरंत किसी अन्य वीडियो में। तो धन्यवाद।